हिंदी संस्कृत की पोती आप कह सकते हैं। तो नेत्र, नेतृत्व और नेता, इन तीनों शब्दों के संस्कृत धातु एक ही हैं। तो नेता वो है जो समाज की आंख बन के दूर तक देखता है और समाज को आगे ले जाता है। हम ऐसे ही एक नेता से मिल रहे हैं, दूरदर्शी नेता से मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। नमस्ते। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी, अगर मैं सबसे पहले आपसे काशी विश्वनाथ जी के बारे में अगर मैं आपको धन्यवाद प्रकट कर दूं, मैं एक शिव भक्त हूं, तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है वहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम का। तो इसके बारे में कुछ बताइए, सुझाव आया कहाँ से, आइडिया आया कहाँ से? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है जी, उनका मार्गदर्शन भी है और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व भी है। काशी को उसकी पहचान दिलाना, काशी को उसकी आत्मा को जी, संरक्षित रखते हुए नए कलेवर के स्वरूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन का परिणाम है जी। और मुझे लगता है कि काशी ये आज स्वयं काशी विश्वनाथ धाम को पाकर के प्रफुल्लित है जी, आह्लादित है जी। और मुझे भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने का अवसर मिला। मैं इसको अपने लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको यूपी के लिए उपयोगी जी की उपाधि दे दी। उनके साथ काम करने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए, इस देश का सौभाग्य है कि आजादी के बाद इस देश को इतना यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में प्राप्त हो रहा है। उनका एक ही धर्म है, वह राष्ट्र धर्म है। जी। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बने, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो और उनका देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के प्रति, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, भारत की पहचान को वैश्विक मंच पर पहुंचाने का जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में हुआ है या हो रहा है, यह अभिनंदनीय है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इसकी प्रशंसा भी करता है और इसको मुक्त कंठ से स्वीकार भी करता है। योगी जी, माननीय मोदी जी भी बहुत काम करते हैं, सुना है 18-19 घंटे काम करते हैं, आप भी उतने ही घंटे काम करते हैं। ये एक चुटकुला होता है कि ना आप सोते हैं ना किसी और को सोने देते हैं। देखिए, हम लोग राजनीति में आए हैं जी, इसलिए नहीं कि सत्ता सुख भोगे। जी, सार्वजनिक जीवन में हम लोगों का आगमन हुआ है कि जिस भी क्षेत्र में काम करें, कुछ नया करके दिखाएं। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से रुचि लेनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं और फिर इस प्रयास को परिणाम तक पहुंचाना पड़ता है। मुझे लगता है कि जब तक आप माइक्रो मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, कांस्टेंट मॉनिटरिंग नहीं होगी किसी भी कार्य की, तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता है। अगर हम हर फील्ड में आज उत्तर प्रदेश के अंदर परिणाम दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन भी है, उनका मार्गदर्शन भी है और
स्थानीय स्तर पर हर एक विभाग पर हर एक कार्य को लेकर के व्यक्तिगत रुचि लेना और फिर उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग का है। इसका परिणाम है कि आज हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ दिखा पा रहे हैं, और स्वाभाविक उसके लिए स्वयं की नींद हराम करनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा और अपने को होम करना पड़ेगा, तब परिणाम आ पाएंगे। बड़ा सुंदर तरीके से आपने कहा, अपने को होम करना पड़ेगा। योगी जी, एक चीज़ तो साफ साफ दिखती है, आपको अपने समाज, अपने प्रदेश से लगाव है, अपने काम से लगाव है, तो आपका चरित्र कुछ ऐसा है। तो ऐसा चरित्र सन्यास की तरफ कैसे खींचा जाएगा, कैसे आकर्षित हो गए आप उस तरफ? यह काम एक कोई सच्चा सन्यासी ही कर सकता है, कोई योगी ही कर सकता है, कोई भोगी नहीं। जो अपने और अपने परिवार के कार्यों में ही संलिप्त हो, जिन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है, उन लोगों से लोक कल्याण की अपेक्षा क्यों करते हैं? स्वार्थ में डूबे हुए व्यक्ति से परमार्थ की अपेक्षा करना मेरा मूर्खतापूर्ण कार्य है। सोची उस प्रकार की है। निष्प्रिय भाव के साथ जी, लोक कल्याण के लिए समर्पित कोई योगी ही इस कार्य को कर सकता है, कोई सन्यासी ही इस कार्य को कर सकता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों की साधना का भी यह एक पार्ट है। भारत के अंदर सन्यास की जब दीक्षा होती है तो पहला कार्य उसको सेवा का दिया जाता है जी। और सेवा के कार्य के माध्यम से जब वह उसमें पारंगत हो, जिसमें व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, ये मैंने किया नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये मेरा धर्म है, इसलिए मुझे अवसर मिला कि मैं इस कार्य को करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं और सेवा के इस धर्म के साथ जुड़ रहा हूं, और मैंने भी अपनी पूरी टीम के साथ इसी को अपना धर्म माना है कि हमारा कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है जी। अहम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, यह इस देश के लिए समर्पित है, क्योंकि वह एक मुख्यमंत्री के रूप में, मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं जी। और मुझे लगता है इस गलत फहमी में किसी को रहना भी नहीं चाहिए। हम लोग एक पद पर हैं, ये पद हमारे लिए प्रतिष्ठा नहीं, हमारे लिए एक परीक्षा होती है, और उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, उस परीक्षा में खरा उतरने के लिए आए हैं जी। जो देश के लिए, समाज के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर तबकों के लिए जिस संकल्प के साथ हमें भेजा गया, उस संकल्प को पूरा करने का एक अभियान है जी। अगर मैं केवल इस बात को ले अपने पराये का भेद करूं, कभी सफल नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जी, अगर मैंने अपना पराया क्या होता, ये दंगों का सिलसिला थमता नहीं, जातीय संघर्ष होते, वर्ग संघर्ष होते। ऐसा नहीं कि हमारे विपक्ष में बैठे हुए मित्रों ने इसके लिए तमाम षड्यंत्र किए न हो, सब कुछ किया, लेकिन वे विफल रहे इसलिए क्योंकि जनता जनार्दन को विश्वास था, और विश्वास था कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जो भी करेगी वह उनके हित के लिए करेगी, देश के लिए करेगी, उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, उन्हें सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि हमारे लिए तो अपना पराया कोई है ही नहीं। प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही हमारे लिए परिवार है, और 25 करोड़ जनता के हितों को संवर्धन करना, उनको सम्मान देना, उनके मन में शासन सत्ता के प्रति एक अपनत्व का भाव पैदा करना, यही मेरा धर्म था, वही मैंने किया। उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए स्वयं को होम करना पड़ता है, तब परिणाम आता है। अगर मैंने भी यही किया होता, मैं, मेरा परिवार, मेरे भतीजे, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार के लोग, सगे संबंधी और महाभारत के उन सभी रिश्तों को मैं भी याद करके मैं भी उसमें लिप्त होता। 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक सिंगल विधानसभा भी ऐसी नहीं होगी जहां पे कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के भाव के साथ बोले, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने कोविड के बारे में भी बात की, जिसका इकोनॉमी पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है, उसके ऊपर
जो लंदन में जो मीडिया में पढ़ने को आता था जब महामारी शुरू हुई थी, कह रहे थे कि भाई इंडिया का क्या हाल होगा, यूपी शायद बेहाल हो जाएगा। और आज शायद आपको मालूम ना हो, अमेरिका में यूपी के ऊपर केस स्टडी बन रहा है कि इसने कोरोना को कैसे हराया। ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, एक तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, और एक अभिभावक के रूप में उन्होंने पूरे देश को एक एक चीज के बारे में जिस तरीके से संवाद रखते थे, समीक्षा करते थे, और फिर व्यक्तिगत रुचि लेकर के टेलीफोन के माध्यम से हर एक व्यक्ति को इसके साथ जोड़ते थे, वो अभूतपूर्व था। उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग स्लोगन भी दिए, जैसे जीवन और जीविका को बचाने का, जान है जहान है पहला दिया, फिर जीवन और जीविका को बचाने का, फिर जहां बीमार वहीं उपचार, और उसको विस्तार से फिर बात करके बताते भी थे कैसे करना है। हमने एक एक को इंप्लीमेंट किया। परिणाम है यूपी का 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, कोरोना प्रबंधन में देश और दुनिया के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल रहा है। देखिए, आप बाहर से आए हैं, 25 करोड़ की आबादी हमारी है। पहली मार्च यानी 1 मार्च 2020 से लेकर के अब तक दो साल हो जाएंगे मार्च 22 में। आज के दिन पर यूपी में पिछले 1.25 वर्ष के दौरान कोरोना से कुल डेथ हुई है 23,000। हर एक मौत हमारे लिए दुखद है। उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, और उनको जो कंपनसेशन दिया जाना है, कंपनसेशन भी स्टेट ने उन सबको उपलब्ध करवाया है। यूपी से कई अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के भी राज्यों के हैं और दुनिया के तमाम देशों के भी हैं। आप यूके से आए हैं, यूके की कुल पॉपुलेशन 6 करोड़ के आसपास है। यूके में कितनी डेथ हुई हैं? यूएस का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का भारत से भी बहुत अच्छा है। यूएस में कितनी डेथ हुई हैं? मुझे लगता है कि 6 लाख के आसपास, 6 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। ब्राज़ील यूपी की आबादी से थोड़ा कम होगी उसकी आबादी, वहाँ पे 4-4.5 लाख मौतें वहाँ हुई हैं। प्रबंधन किसका अच्छा है ये मॉडल इसी में पता लग जाएगा। हाँ, हमें मेहनत करनी पड़ी, हमारी टीम ने काम किया। 72,000 यूनिट में हमने पूरी स्टेट को बांटा है। केवल यूपी एक स्टेट ही नहीं, हमारे पास केवल 75 जनपद और 18 कमिश्नरी ही नहीं, बल्कि हमने उसको भी और निचले स्तर पर हर ग्राम पंचायत में हमारी 10 से 12 लोगों की एक टीम है निगरानी समिति की। हर वार्ड में भी एक 10 से 12 लोगों की एक टीम है जो डोर टू डोर जाती है, आज भी जा रही है। हर संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित करती है, मेडिसिन किट देती है, अगले 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम को भेज करके उसका टेस्ट कराती है। सर्विलांस बेहतर किया गया। सभी 75 जनपदों में कोविड इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं, और उनकी समीक्षा मैंने विभाग को केवल नहीं दी है, मुख्यमंत्री कार्यालय में ही एक सेल बना करके सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय का सचिव इसको देखेगा, मुझे सुबह शाम इसकी रिपोर्ट देगा। हर कोविड कंट्रोल सेंटर की स्थिति क्या है, हर एक स्तर पर क्या वो चल रहा है, इन चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने वो किया। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर चुके हैं। पर्याप्त बेड्स हैं, 4 लाख टेस्ट पर डे हम कर रहे हैं, हर प्रकार की सुविधा हमारे पास है। हम कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने की आज क्षमता रखते हैं। हाँ, जनता जनार्दन ने अनुशासन को माना है, और उस अनुशासन का भी परिणाम है कि जो कहा जाता था लोग उसको फॉलो करते थे, उसका परिणाम सबके सामने। योगी जी, लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी चर्चा करें। मेरी मौसी यहाँ पे रहती हैं लखनऊ में,
और मौसा जी कई साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। अकेले रहती हैं अपने नर्स के साथ, और वो मुझे कह रही थी कि कई बार डिनर के बाद वो इवनिंग वॉक कर लेती हैं रात को 9 साढ़े 9 बजे। ऐसा तो लंदन में भी कोई महिला बाहर जाती है तो 4 बार सोचती है रात में अकेले। अगर तो यूपी लखनऊ में इतना बदलाव कैसे आया है नारी सुरक्षा में? देखिए अमित जी, केवल लखनऊ में, लखनऊ तो राजधानी है, यहाँ पे हमने पुलिस रिफॉर्म का प्रत्येक पुलिस कमिश्नरी सिस्टम भी लागू कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, 2017 के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई भी संभ्रांत परिवार का व्यक्ति अपनी बेटी को लोकल स्कूल में नहीं पढ़ा पाता था, क्योंकि बेटी की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा खतरा था। आज मैं कह सकता हूं हर बेटी सुरक्षित है, अपने माता पिता के संरक्षण में अपने घर में रह रही है, स्कूल जाती है। देखिए, एक तो हमने पुलिस में व्यापक रिफॉर्म किए और मैंने संकोच नहीं किया। मैंने रिफॉर्म किसी भी फील्ड में, यूपी का 25 करोड़ जनता के हित में जो कार्य होना था, कोई संकोच नहीं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, कौन क्या बोल रहा है इसकी परवाह नहीं की, एकदम काम किया, रिजल्ट दिया, रिफॉर्म किए, पारदर्शी तरीके से भर्तियां की, और फिर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई भी की। आज परिणाम है, न केवल आपकी मौसी जी, बल्कि उत्तर प्रदेश की हर बेटी, हर माता, हर बहन आज अपने को सुरक्षित महसूस कर सकती है। और ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता है। लेकिन योगी जी नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप और मोदी जी नारी सशक्तिकरण की भी बात करते हैं, और सबसे बेहतर तो वो होगा कि अगर वो उन्हें काम करने का कुछ अवसर मिले, आमदनी का कुछ अवसर मिले। इसमें क्या कार्य हुआ है और क्या कार्य हो सकता है? अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूं जी, उत्तर प्रदेश पुलिस में जी 1947 से 2017 तक जितने पुलिस कार्मिक था, 2017 से 2022 के बीच, हम 22 में हैं, आज 22 के जनवरी माह का अंतिम तिथि है, 3 गुना की वृद्धि हुई है। महिला पुलिस कार्मिक 3 गुना बढ़ा है यूपी पुलिस बल में। दूसरा, शिक्षकों की भर्ती में 1947 से लेकर 2017 के बीच में जितनी महिलाओं की भर्ती हुई थी, शिक्षकों की भर्ती हुई थी, महिला शिक्षकों की, आज उनकी संख्या उससे 3 गुना है। तीसरा, हम लोग मिशन शक्ति के एक अभियान को यूपी के अंदर चला रहे हैं। ये मिशन शक्ति का जो हमारा ध्येय है वो यही है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन की ओर उनको अग्रसर करना। देखिए, एक पुरुष अगर आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा तो हो सकता है अपने परिवार के लिए हो, वो व्यक्तिगत होता है या बहुत होगा अपने परिवार के लिए होगा। एक महिला जब आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होती है तो अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज के आर्थिक स्वावलंबन का संबल बनती है, और हम लोगों ने उसी के साथ जोड़ा है। यूपी में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। आज इन सभी ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सुविधा, बैंक हो ना हो, लेकिन एक महिला, उस गांव की कोई बेटी या उस गांव की कोई बहू बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनकर के बैंक से जुड़े हुए सभी कार्य अपने ग्राम सचिवालय में से संपन्न करती है। उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सुविधा हम दे चुके हैं। यूपी फर्स्ट स्टेट है जिसमें पोषण मिशन का पूरा कार्य धात्री माताओं के लिए, किशोरी कन्याओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए जो पोषण आहार होता है, उस पोषण आहार को कोई एनजीओ
या कोई फर्म नहीं संचालित करती, बल्कि महिला स्वयंसेवी समूह कर रही हैं। 10 लाख महिला स्वयंसेवी समूह यूपी के अंदर काम कर रही हैं। 10 लाख बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं। यूपी के अंदर हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि जिस गांव में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ी हुई किसी फेयर प्राइस शॉप का विवाद हो, बिना किसी झिझक के महिला स्वयंसेवी समूह को उसको दे दो, वो चलाएगी। उत्तर प्रदेश के सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में हर परिवार के पास तो शौचालय है ही, लेकिन गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो एक सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है। उस सामुदायिक शौचालय को भी गांव की एक महिला स्वयंसेवी समूह संचालित करती है और सरकार उसके लिए 9,000 रुपये हर महीने उस स्वयंसेवी समूह को अलग से देती है, उसकी देखभाल आदि करने के लिए। ये इस प्रकार के कई कार्यक्रम हैं जो वर्तमान में राज्य सरकार प्रदेश के अंदर संचालित कर रही है। योगी जी, ये इंडिया को, अगर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, आपने कहा था कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना पड़ेगा, मतलब करीब 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी। मैं भी मूलतः यूपी का हूँ, तो और जो भी यूपी के लोग हैं ऐसी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए होंगे। तो आपके हिसाब से पिछले 5 साल में क्या कार्य हुए हैं इस अमित जी? देखिए, लक्ष्य तक हम लोग जब आए थे 2017 में जी, उत्तर प्रदेश का खजाना खाली था जी। वेतन देने के लिए भी, यहाँ सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। विभागों में जगह खाली पड़ी हुई थी। दंगों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खोखला बनाया हुआ था और सरकारों की फिजूल खर्ची ने जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर रखा था। यहाँ केवल नेता खुशहाल था, जनता बदहाल थी, आम जनमानस के मन में एक आक्रोश था और उन स्थितियों में प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था जी। हमने सबसे पहला काम तो किया कि प्रदेश के राजस्व में वृद्धि कैसे की जाए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक प्रयास प्रारंभ किया और उन सभी विभागों को मैंने व्यक्तिगत रूप से रुचि ली। टीम के साथ बैठता था, प्रशासनिक अमले को बिठाता था। हमें फिजूल खर्ची भी रोकनी थी, सरकारी खर्चे कम करने थे, जनता की सुविधा को बढ़ाना था, लेकिन व्यवस्था अनवरत चलती रहे इसके लिए राजस्व भी बढ़ाना था। 2017 में जी, जब हमें प्रदेश के अंदर किसानों का कर्ज माफी करना था जी, देश का कोई बैंक हमें पैसा देने को तैयार नहीं था। यूपी की इमेज उस समय ऐसी थी कि देश का एक भी बैंक और वित्तीय संस्थान यूपी को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। इतनी खराब छवि यूपी की थी। देश और दुनिया का एक भी निवेशक यूपी में अपनी पूंजी नहीं लगाना चाहता था। ये यूपी की छवि थी। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस समय मेरे पास आए फाइनेंस के, उन्होंने कहा साहब मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी कर दी जाए। मैंने कहा भी ऐसे कैसे होगा? उन्होंने कहा साहब, तो मैंने उनको एक दिन रात्रि को बुलाया 11 बजे। मैंने कहा भी आखिर क्यों आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा साहब देखिए आप कर्जा माफ करेंगे। मैंने कहा हाँ। कहा पैसा आएगा कहाँ से? मैंने कहा अच्छा। कहा कि वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारी आंदोलन करेंगे, इसको आप कैसे रोकेंगे? मैंने कहा हाँ। और कहा साहब मैं ये सब झेल नहीं पाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, आप मुझे छुट्टी दे देते तो अच्छा रहता है। मैंने कहा थोड़ा वेट करो, आप कल मेरे साथ बैठिए शाम को। मैंने कहा केवल हम दोनों ही रहेंगे, किसी और को भी नहीं बुलाऊंगा मैं। उन्होंने कहा बैठ के क्या करेंगे, आप जो बोलना बोल दीजिए। मैंने कहा मुझे काम करो, बजट का दिखाइए। 16-17 का राज्य सरकार ने बजट जो अपना प्रस्तुत किया था या लेखानुदान जो पास किया होगा उसकी एक प्रति लेकर के कल मेरे साथ बैठिए। वे मेरे साथ बैठे, अगले दिन आए, बैठे। मैंने कहा अभी देखो मैं उसको अभी नहीं देखना चाहता, आप मुझे उसमें देख करके बताइए कि इसमें फिजूल खर्ची और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जो
फालतू के खर्चे हैं ये कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा टिक करके मुझे उपलब्ध कराओ। उन्होंने देखा, कुछ उन्होंने टिक किए, कुछ साइलेंट रहे। फिर वो आया मेरे पास, मैंने उसकी 2 कॉफ़ी करवाई। मैंने कहा एक आप लीजिए, एक मेरे पास रहेगा। और फिर एक एक आइटम को मैंने पढ़ना शुरू किया स्वयं। मैंने कहा भी देखो, ये जो खर्चा है सब फालतू है, ये सब आप नोट करते जाइए, टिक करते जाइए, मैं भी लगा रहा हूँ, फिर हम बैठेंगे। उस समय कुल 2 लाख करोड़ का बजट था यूपी का, और हम 25,000 करोड़ रुपए उसी समय निकाल दिए 1 घंटे के अंदर, कि सब फिजूल खर्ची का पार्ट है। मैंने आने के बाद एक कुछ बैन किए थे। मैंने कहा भी मुख्यमंत्री या मंत्रियों के लिए जो बंगले होंगे इनकी मरम्मत नहीं होगी, जैसा है उसी रूप में रहे। बहुत हो तो वाइट वॉश कराएंगे। पर्दा, सोफा, गाड़ी कोई नहीं ली जाएगी। अन्य विभागों में भी एक एक मंत्री के पास जो 8-8, 10 गाड़ियाँ होती थी, मैंने कहा सबको वापस संपत्ति विभाग ले ले। एक मंत्री के पास 1 गाड़ी रहेगी, किसी भी अधिकारी के पास 1 से ज़्यादा गाड़ी नहीं रहेगी। और लगभग 40,000 करोड़ रुपए का मैंने उस समय बचत की थी, जिसमें से 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया था हम लोगों ने किसानों का एक। तो मैं जानता था ये किसान का जो कर्ज हम माफ़ कर रहे हैं ये 1 साल में तो होना है नहीं, ये प्रक्रिया चल रही है। और फिर मैंने कहा इसको हम देखेंगे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो उस प्रक्रिया का पार्ट जो होता था हमने कहा फेज वाइज आगे बढ़ेगी। तो 2 साल के अंदर ये सारी चीज़ें होनी, तो हमें कभी 36,000 करोड़ तो हमें 2 साल के लिए, 2 साल में चाहिए। और ये पैसा अकाउंट में जाना है, तो हम पहले तय कर लेंगे कि कितना हमें तत्काल कर्ज माफ़ करना है, कितना पैसा फिर हमें बैंकों से निगोशिएशन करने हैं, क्योंकि जो एनपीए हो चुका वो पैसा मिलना है नहीं, हमें तो उसमें से पैसा देना है बैंकों को, तो कुछ निगोशिएशन होगा इसमें। इन चीज़ों को लेकर के हमने कहा इसको करेंगे। तो मैंने कहा ये काम करो कि 1 साल के लिए हम 16-17 हज़ार रुपये रखें, वेतन के लिए पैसा रखें, और शेष अन्य खर्चों पर पैसा खर्च होगा, जनता की बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होगा। जैसे समाजवादी पार्टी ने वृद्धजनों का पेंशन रोक दी थी, विधवा महिलाओं की पेंशन रोक दी थी, दिव्यांगजनों की पेंशन रोक दी थी। 300 पेंशन मिलती थी हर महीने, इन्होंने रोक दी थी। और पैसा इन्होंने क्या किया कि समाजवादी पार्टी के कैडर को समाजवादी पेंशन के नाम पर दे दी। तो मैंने कहा ये सब रोको। और फिर मैंने सर्वे कराया यूपी के अंदर हर जगह। सर्वे इस बात का कराया कि कितने ऐसे पात्र वृद्धजन हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कितनी ऐसी विधवा महिलाएं हैं, कितने ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको पेंशन दी जा सकती है। कैंप लगवाए मैंने हर विकास खंड स्तर पर, हर जनप्रतिनिधि से मैंने कहा कैंप लगा करके इनकी सूची बना के दो। 1 करोड़ संख्या निकली। 1 करोड़ लोगों को 12,000 रुपये हर साल हम लोग पेंशन दे रहे हैं वर्तमान में। पैसा बेईमानी और भ्रष्टाचार से निकाल करके जरूरतमंदों को देने का कार्य शुरू किया। आज के दिन पे 1 करोड़ वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं 12,000 रुपये सालाना। एक तो ये व्यवस्था। दूसरा, ऐसे अन्य खर्चों के लिए, जैसे भूख से मौतें होती थी, मुझे याद है दिसंबर 2016 में और जनवरी 2017 में हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के कुशीनगर में, चित्रकूट में, सोनभद्र में भूख से मौतें हुई थी। फिर मैंने एक टीम लगाई कि भाई भूख से कोई मौत ना हो, राशन कार्ड बनाओ। तो सही जानकारी मेरे पास नहीं आ रही थी, तो मैंने एक चीज़ का, मैंने कहा भी एक इंडिपेंडेंट टीम लगाई। मैंने कहा
राशन कार्ड चेक कर दो। और एक दिन में सभी कोटे की दुकान जितनी पीडीएस की जितनी दुकानें थी, फेयर प्राइस शॉप्स थी, मैंने कहा इन पे छापा मारो। छापामारी करके मैंने कहा वहां देखो कितने कार्ड बरामद होते हैं। 40 लाख राशन कार्ड बरामद हुए थे जो फेक थे, जिनके नाम पे राशन तो निकलता था लेकिन वह गरीब को नहीं मिलता था। फिर मैंने अभियान चलाया, 66 लाख गरीबों के राशन कार्ड बनवाए। फिर खाद्यान्न चोरी की शिकायतें लगातार आती थी, तो हमने फाइंड सेल मशीन, ई पॉस मशीन हर एक 80,000 पीडीएस की दुकानें थी, उन सब पर लगवाया। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश के अंदर सबसे अच्छा है। अगर ई पॉस मशीन कोई व्यक्ति यहां से वहां भी रख देना तो हमारे यहां वीडियो वॉल में सब आ जाएगा कि वहां ये हो रहा है। 15 करोड़ गरीबों को इस समय हम फ्री में राशन दे रहे हैं। कोरोना कालखंड के दौरान हर व्यक्ति को राशन मिलता है, समय पे राशन मिलता है, क्वालिटी का राशन मिलता है। ऐसे अनेक कार्य इसके साथ फिर हम लोगों ने करने शुरू किए। रेवेन्यू बढ़ाना था, क्योंकि इतने बड़े राज्य को 2 लाख करोड़ से, उस समय 22 करोड़ की आबादी थी, आप कैसे चलाएंगे जी? सत्ता केवल नेताओं के सुख का माध्यम नहीं हो सकती, जनता जनार्दन का सेवा का माध्यम होना चाहिए। फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। मैं बैठा, मैंने कहा भी उस समय वैट हुआ करता था, सेल टैक्स और वैट कितना है? 48 से 49 हजार करोड़ सालाना आता था। मैंने कहा भी 1 लाख करोड़ से कम नहीं आना चाहिए। हम तो वही मांग रहे हैं जो जनता से टैक्स लिया जा रहा है या लोग ले रहे हैं। विभाग ने कहा रे साहब आ ही नहीं सकता है। मैंने कहा यार देखो मैं बताऊंगा, आएगा, मुझे मत समझाओ, मैं एक योगी हूं, मेरे बाने को देख के मत बोलिए, मैं जमीन पे रहता हूं, क्या क्या होता है मैं सब जान रहा हूं। 1 लाख करोड़ रुपए हमारे टैक्स, उसी समय जीएसटी आ गया था, तो मैं पूरा कैलकुलेशन कर लिया था कि इतना आना है। आप अनुमान करेंगे, देखिए वर्तमान में हमारे यहाँ जीएसटी 1 लाख करोड़ तक है, 49,000 करोड़ से बढ़ के 1 लाख करोड़। एक्साइज 11 से 12,000 करोड़ आता था। मैंने कहा 36,000 करोड़ पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं आ सकता। मैंने कहा मैं जानता हूं आएगा। आज वो 36,000 करोड़ से ज़्यादा आ रहा है। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन 6,000 करोड़ था, आज वो 23,000 करोड़ आ रहा है। माइनिंग 600 करोड़ था, आज वह 4,000 करोड़ पहुंच गया। मंडी 600 करोड़ था, आज वह 2,000 करोड़ पहुंच गया। रेवेन्यू बढ़ाए गए, और गलत तरीके से नहीं, प्रताड़ित करके नहीं, केवल सिस्टम को दुरुस्त करके, जो कल पुर्जे ढीले थे उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करके हर महीने में स्वयं समीक्षा करता था, हर महीने करता था। देखिए ईमानदारी से अगर कहें तो हमारी सरकार को 3 साल ही काम करने का अवसर मिला। 2 साल तो कोरोना प्रबंधन में खर्च हुआ। हम आज उत्तर प्रदेश के जो सालाना हमारा बजट है 6 लाख करोड़ का है। मेरा ये मानना था कि हम इसको 10 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे, लेकिन 2 साल कोरोना के कारण थोड़ा ब्रेक लगा है, रेवेन्यू पर असर पड़ा है। और हम लोगों ने जो भी कार्य किए, आज यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किसी भी योजना के लिए मुझे बैंक से लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है ना, मैं एक को कहता हूं और 10 लोग लाइन पे खड़े होते हैं। हम लोग भी देना चाहते हैं, हम भी देना चाहते हैं। ये वही यूपी है जिस यूपी को कोई लोन नहीं देना चाहता था, आज हर बैंकर्स यूपी को पैसा देने को तैयार है, हर वित्तीय संस्थान यूपी को पैसा देने को तैयार है।
जिस यूपी में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, उस यूपी में आज देश और दुनिया का हर निवेशक निवेश करना चाहता है। ये जो ओवरऑल परसेप्शन यूपी के बारे में बनाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व रहा है, और बाकी हमारी टीम ने जो काम किया उसका ये परिणाम सामने आया। योगी जी, अगर उत्तर प्रदेश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना है तो नारी का तो भला होना ही है, लेकिन युवा का भी भला होना है। तो हमारे जो युवक हैं यूपी के, आमदनी के लिए, आजीविका के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, उनको परिवार से दूर रहते हैं, तो इसमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है? अगर यूपी में ही वो काम करें, अपने परिवार के साथ रहें। ये यूपी का सौभाग्य है। यूपी देश के और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा जल संसाधन है। यूपी में सबसे अच्छा पानी भी है और सबसे अच्छी जवानी भी है, सबसे अधिक यूथ भी हमारे पास है। ये यूपी के अंदर है। कोरोना कालखंड में हमारे युवाओं के सामने स्कूल कॉलेजेस हमारे कम खुल पा रहे थे, और मेरे सामने एक चैलेंज भी आया था जब हम लोगों को परीक्षा के लिए प्रमोट करना पड़ रहा था बच्चों को। तो उस समय एक बात आई थी कि अगर हम लोग इन बच्चों को, मैंने कहा भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराओ, तो पता लगा टैबलेट, स्मार्टफोन बच्चों के पास नहीं है। तो हमारी सरकार ने 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई शुरू की है, वर्तमान में वितरित हो रहा है। दूसरा, वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आप को बना सकें एक अभ्युदय कोचिंग संस्थान। मुझे याद है जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, हमारे यहाँ के 15,000 बच्चे कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। आवागमन बंद हो गया, कोटा में कोरोना आ गया, कहाँ जाएंगे? परिवार के लोग परेशान। मैंने राजस्थान सरकार से संपर्क किया, उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया। मैंने यहाँ से 500 बसेस का एक बेड़ा भेजा, हर एक में पुलिसकर्मी भेजे, और उन 15,000 बच्चों को वहाँ से निकाल करके उनके घरों तक पहुँचाने का काम किया। हो सकता है हमारे कार्य का बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन यहाँ के अभिभावकों ने उसको अप्रिशिएट किया। हमने कहा भी हमारे सब बच्चे टीनेजर हैं, कोई कुछ हो जाए किसी के साथ में, ये नहीं हो सकता। उन सब लोगों को हम उनके घरों तक पहुंचाने का काम किए। तो उस समय हमने कहा था कि भाई इन बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान अब हम जनपद में खोलेंगे। आज मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग संस्थान हमारे हर जनपद में चल रहे हैं, जिसमें यूपीएससी की तैयारी हो या बैंकिंग पीओ की तैयारी हो, एनडीए है, सीडीएस है, नीट है, किसी भी उसकी तैयारी करनी हो तो उस जिले में ही उसकी संस्था ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी सुविधा हमने हर जिले में दे दी है। तीसरा, नौकरी। देखिए, मैं कहता हूं 2003 से लेकर 2017 तक, मार्च 2017 तक सपा बसपा सपा की सरकार रही। इन तीनों सरकारों को मिलाकर के जितना इन्होंने नौकरी दी होगी युवाओं को, उससे ज़्यादा सरकारी नौकरी हम लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर यूपी में दी। 5 लाख यूथ को सरकारी नौकरी मिली, पूरी पारदर्शी तरीके से मिली, पूरी ईमानदारी के साथ मिली, कोई संदेह इसमें नहीं हो सकता। एक। दूसरा, सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण और कानून व्यवस्था यूपी में, केवल सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा संकट में नहीं थी। यहाँ तो दंगे होते थे, व्यापारी असुरक्षित था, गुंडा टैक्स वसूला जाता था, सत्ताधारी दलों के लोग उसमें लिप्त होते थे। आज प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आप मालूम कर सकते हैं 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सुरक्षा का बेहतर माहौल है। इसने यूपी के बारे में अच्छी धारणा भी बनाई। हमने रिफॉर्म किए, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, 4 लाख करोड़ का निवेश यूपी में हुआ, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया। जो लोग यहां से भाग रहे थे, यहां से छोड़ के जा रहे थे, वे लोग रुके। परिणाम है 1,61,00,000 यूथ को यूपी में नौकरी और रोजगार मिला, निजी क्षेत्र में भी।
और परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नीति चलाई। 60 लाख उद्यमी इसके साथ जुड़े और उन लोगों को बैंकों के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का काम भी किया। अन्यथा कोरोना कालखंड में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। यूपी जैसा राज्य है, 40 लाख प्रवासी कामगार वापस अपने घरों को आए। स्किल मैपिंग करके उनको भी हमने रोजगार देने की कार्रवाई शुरू की। हम सफल रहे, लेकिन इसमें और कुछ किए जाने की आवश्यकता है और उस और कुछ करने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उसका परिणाम है। और यूपी पहला स्टेट है जिसने अपने पूरे मंत्रिमंडल को आईएम के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ, लखनऊ के साथ हम लोगों ने बैठक की। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी कैसे बन सकता है, इस दिशा में प्रयास हो सके, इसके लिए कार्य योजना बनाना, उसके लिए उस प्रकार की टास्क फोर्स बनाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कार्रवाई ये यूपी के अंदर चला है। आज मैं कह सकता हूँ ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ होता था, आज वही कोरोना के बावजूद 6 लाख करोड़ का उसका बजट है सालाना। मैं मानता हूँ ये 10 लाख करोड़ तक पहुँचना चाहिए था, कोरोना बीच में बाधक बनी, फिर भी 6 लाख करोड़ का बजट वार्षिक बजट है, 3 गुना बजट बढ़ा। एक यूपी की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, यूपी की इकोनॉमी को दुगने से अधिक बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और जो ये रफ्तार हमारी थी तात्कालिक ब्रेकर के बावजूद, हम इसको अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार की पूरी कार्य योजना यहाँ बनाई जा चुकी है। अब उसको एक स्पीड अप करना है, उससे हमें प्रयास कर रहे हैं। ये अगले प्रश्न से शायद आपके आलोचक को थोड़ा सा फायदा मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि पिछले 5 साल में अगर आप अपनी राय में कुछ सोचें कि ये कार्य मुझे शायद थोड़ा बेहतर करना चाहिए था या ये काम मैं नहीं कर पाया, अपनी राय में, तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता। हमें जो करना होता है करने के पहले खूब सोच विचार कर लेते हैं। और मेरी आदत कभी नहीं रही है कि जब काम एक बार हो जाता है तो फिर उसको कभी मैं उससे भागता भी नहीं, फेस करता हूं। हमने जो किया अच्छा करने के लिए किया, हम जो करेंगे उससे बेहतर करने के लिए करेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। आपके नाथ संप्रदाय के बारे में भी, क्योंकि बड़े शहरों में शायद इतना ज्ञान ना हो इसके बारे में, तो अगर मैं उसके बारे में थोड़ा पूछ लूं कि इसमें जाति का कुछ भेदभाव नहीं होता है, महिलाएं भी योगिनी बन सकती हैं, अंग्रेजी रिकॉर्ड के मुताबिक तो मुसलमान भी योगी बन जाते थे, तो भाषा का कुछ भेदभाव नहीं होता था, तो बहुत ही ओपन माइंडेड था, बहुत ही उदारवाद था। इसके ऊपर थोड़ी प्रकाश डालिए। देखिए, यही तो समाज की विडंबना है। जो व्यक्ति सबके लिए रास्ता खोल देता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को मंत्र दिया सबका साथ सबका विकास, मोदी जी पे आरोप लगाते हैं लोग कि साहब तमाम आरोप लगाते हैं। नाथ संप्रदाय भी ऐसे संप्रदाय है, ये मुख्य रूप से शैव संप्रदाय है। भगवान शिव से चली वो परंपरा, महायोगी योगीराज मत्स्येंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी, नौनाथ और 84 सिद्धों से होते हुए ये परंपरा फैली है। और पूरे बृहत्तर भारत में, भारत वर्तमान भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, पूरा भूभाग जो है, श्रीलंका है, पूरे भूभाग में उससे जुड़े हुए मठ, मंदिर, खो, गुफा, धूना, ये सब मौजूद हैं। यहाँ पर कोई जाति भेद नहीं है। यहाँ के नियमों का पालन करना होता है। नियम थोड़ा कठोर हैं, उन नियमों का जो पालन करे विशुद्ध आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा वो देता है। व्यवहारिक समाज में व्यवहारिक बनने की प्रेरणा देता है
और समय समय पर देश काल और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति को तैयार रहने के लिए भी प्रेरित करता है। आप देखें, इस देश में जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे, नाथ योगी विदेशी आक्रांतों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। जब इस देश के अंदर जब जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी, ये होता रहा है और यही तो द्वंद्व हम लोग झेलते हैं। आज भी आप हमारे यहाँ मठ में जाएंगे, एक पंगत में रह करके सभी लोग भोजन पाते हैं, कोई जाति भेद नहीं, कोई भेद नहीं। आज आप वहाँ जाएंगे, 500 बच्चे, ब्राह्मण बच्चे वैदिक शिक्षा भी ले रहे हैं, कोई भेद नहीं। और उनके लिए कोई बाध्य भी नहीं है कि वे लोग जो है इन चीज़ों को, वह अपनी शिक्षा लेंगे, मठ की व्यवस्था के साथ जुड़ करके शिक्षा दीक्षा उनकी पूरी होगी, कोई समस्या नहीं। हर प्रकार की सुविधा मठ उनको उपलब्ध कराएगा। लेकिन लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास, हर व्यक्ति उस मार्ग को फॉलो नहीं करता ना। उनके अपने पूर्वाग्रह होते हैं, वो अपने पूर्वाग्रह के अनुसार कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। इसलिए नाथ संप्रदाय एक प्राचीन संप्रदाय है, एक प्रगतिशील संप्रदाय है। भारत की योग की परंपरा के व्यवहारिक पक्ष को अंगीकार करने वाला संप्रदाय है। और व्यवहारिक योग अगर हम माने तो ये नाथ योगियों की देन है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूं, क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा भी है, क्योंकि मैं भी शिव भक्त हूँ। तो नाथ संप्रदाय में दीक्षा में ये कान फटा होता है, तो और कोई डर से आ भी नहीं कर सकता। देखिए, ये दीक्षा की एक विशिष्ट पद्धति होती है। यद्यपि शैव परंपरा की जितनी भी पंथ संप्रदाय हैं, यह कभी इसके लिए मना, भगवान शिव के भी कानों में कुंडल देखेंगे, कानन कुंडल कुंचित कैसे, बजरंग बली के बारे में भी देखेंगे, वह भी शिव के ही एक रूप माने गए हैं। ये दीक्षा की विशिष्ट पद्धति होती है। हमारे यहाँ 5 चरणों में दीक्षा होती है। एक बार कोई आया, नाम संस्कार हो गया, पर्याप्त नहीं है। 5 अलग अलग चरणों में जो व्यक्ति पारंगत होगा, वही एक सिद्ध योगी बन पाएगा। और यही नाथ संप्रदाय है। उसमें से दीक्षा की तीसरी पद्धति है कर्ण संस्कार, जिसमें कुंडल उसमें डाले जाते हैं, बिना किसी उसके डाले जाते हैं। हाँ, उसको योग की कुछ विशिष्ट पद्धतियों को आत्मसात करना होता है, उन विशिष्ट पद्धतियों के साथ जुड़ना होता है। प्राणायाम की कुछ विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, योग की कुछ विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, उनके साथ जुड़ना होता है। और जब वो व्यक्ति स्तंभन की स्थिति में प्राप्त कर लेगा, तो हर प्रकार के बाह्य जो यानी कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार उस पर उतना वो नहीं होता है, तो व्यक्ति आराम से अपना कर्ण छेदन और कर्ण संस्कार के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकता है। योगी जी, भगवान श्री कृष्ण ने हमें निष्काम कर्म के बारे में बताया था, उसके सबसे अच्छे उदाहरण आप हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत आभार कि आप हमसे। मैं एक सामान्य योगी हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप यहाँ पर विशेष रूप से आए हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।